स्टार्ट। चले, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग का इकोनॉमिक्स सर्वे छत्तीसगढ़ का चल रहा है। इस सीरीज में आप लोग आज 5वें क्लास में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 2022-23 में जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया, इसमें खास लोक वित्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोक वित्त मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब पब्लिक के द्वारा प्राप्त राशि, किसको? सरकार को। हम जानते हैं कि हमारे सरकार को जो राजस्व मिलता है, राजस्व मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिवेन्यू, पैसा। छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे? पैसा। सरकार को जो पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? विभिन्न प्रकार के शुल्क, कर, इनके माध्यम से मिलता है। जैसे आप लोग सुने होंगे आजकल जीएसटी, सुनो जीएसटी, कई सारे टैक्स, है ना, इनके माध्यम सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। ऐसे कई सारे साधन हैं। तो इसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को जो है पिछले साल कितना पैसा प्राप्त हुआ साल भर में, उसका लेखा जोखा होता है। हर साल लेखा जोखा होता है कि साल भर में सरकार को या फिर छत्तीसगढ़ राज्य को कितना पैसा मिला, उनका पूरा ब्यौरा जो होता है उसको बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम लोक वित्त। तो लोक वित्त में इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। चले तो ध्यान से देखेंगे लोक वित्त। इसके अंतर्गत पहला है टॉपिक कर राजस्व। ठीक है, टैक्स रिवेन्यू। रिवेन्यू जो होता है सबसे बड़ा साधन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, जैसे हम लोग भी आप लोगों से जो फीस लेते हैं, आप लोग को बता दूं कि 18% जो फीस रहता है, जैसे आप लोग हमको 10,000 देते हो तो उसमें से 1800 प्लस ऐप चार्ज 6%। ठीक है, ऐसा करके 10,000 अगर दोगे तो उसमें से 2,500 शुद्ध किसको चले जाता है? गवर्नमेंट को। आपकी फीस में सीधे जाता है। हम लोग बचाते ही नहीं, बचा ही नहीं सकते। बाकी लोग बचाते हैं, कई कोचिंग वाले जो है बचा रहे हैं ना। गिने चुने कोचिंग है जो सरकार को टैक्स देती है, उसमें से आपका साथ पीसी अकेडमी है। ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड है, तो हमको क्या है, ये सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग फीस को गिरा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। दिक्कत ये है ना, क्योंकि टैक्स जाता है, लाखों रुपये टैक्स गए हैं संस्थान से इस बार। ठीक है, हाँ। तो चलो, तो इससे जो है सरकार को आय मिलता है, और सरकार को जो आय मिलेगा तो फिर देश में रोड सड़क के जो बन रहे हैं ना, दुनियादारी, उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता मिलती है। चले तो यहाँ पर हम बात करते हैं लोक वित्त के अंतर्गत कर राजस्व। राज्य के कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य के स्वयं का कर राजस्व है। अब एक ही चीज़ को ध्यान देना, ये जो है परीक्षाओं में जब पूछा जाता है ज़बरदस्त तरीके से, तो यहाँ से पॉइंट बनता है एग्जाम में, है ना। सीधा सीधा ध्यान से सुनना। राज्य के कर राजस्व में मतलब टैक्स जो मिलता है, इसमें प्रमुख योगदान किसका होता है? अब टैक्स तो अलग अलग क्षेत्रों से मिलता है, कई सारे विभाग हैं जहाँ से सरकार को टैक्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख योगदान जो टैक्स के रूप में मिलता है वह स्वयं के कर का, राज्य के स्वयं का कर राजस्व है, जिससे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। मतलब राज्य द्वारा लगाया गया टैक्स, एक तो केंद्र सरकार लगाता है टैक्स, आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है सीजीजीएसटी, है ना, और एक होता है सेंट्रल जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी जो लगाते हैं वो सेंट्रल के हिसाब से लगता है, और स्टेट जीएसटी का जो दर है वो स्टेट लगाता है। हाँ, बराबर दिखता है, लेकिन अब कई सारे क्षेत्रों में सेंट्रल का लगता है, कई सारे क्षेत्रों में नहीं लगता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार को कर राजस्व जो मिलता है, सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू किससे मिलता है? तो आपको बोलना है राज्य के स्वयं के कर से मिलता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कर राजस्व में लगभग 7.5% की वृद्धि देखी गई। मतलब हर साल कंपेयर होता है, ये 2022-23 के पढ़ रहे हैं, पिछले साल से हम तुलना कर रहे हैं, तो पिछले साल की तुलना से अगर कंपेयर करें तो 7.5% तकरीबन वृद्धि देखी गई। साथ ही साथ केंद्रीय करों के कर राजस्व में, केंद्रीय करों के कर राजस्व में लगभग 9.84 वृद्धि होना अनुमानित है, ऐसा कहा जा रहा है। लगभग केंद्रीय करों में लगभग 9.5%, जबकि राज्य के स्वयं के कर राजस्व में लगभग 5% वृद्धि अनुमानित है, ये कह रहा है। तो इसमें ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को याद रखना है अभी आने वाले एग्जाम के हिसाब से। अब देखिए, अक्सर आर्थिक सर्वेक्षण में कभी कभी 10 सालों का भी जो है आकलन किया जाता है, जैसे कि 2011-12।
2011-12 से 2019-20 ये मान के चलिए कि 10 साल का पूरा अगर देखें हम लोग जानकारी, तो 2011-12 से 2019-20 में राज्य को कर राजस्व में औसतन 14% की वृद्धि हुई। ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना आर्थिक सर्वेक्षण से, दिमाग खराब हो जाता है, अरे बाप रे 10 साल का पूछ दिया। लेकिन पढ़ के जाए रहोगे, सुने रहोगे, थोड़ा बना सकते हो। ठीक है, जब CGPSC में 2000 शायद 15 PSC है जिसमें ताबड़तोड़ आर्थिक सर्वेक्षण पूछ दिया था, 90% जनता बेहोश, जनता मतलब जो PSC के एस्पायरेंट्स है। ठीक है, सीधा सीधा 20 से 25 प्रश्न थे सीधे सीधे आर्थिक सर्वेक्षण के ही, 20 से 25। छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट में 50 प्रश्न आते हैं, उस 50 में से 20 प्रश्न किसका था? पूरा आर्थिक सर्वेक्षण। ले, दिमाग खराब नहीं होगा? और उससे पहले कितना आता था? 2-3 से सीधा 20-25 चले गया, मतलब समझ रहे हो। अब पूछा भी था कैसे, ऐसी 10-10 साल वाला। ठीक है, तो हम लोग थे उस समय, बैठे थे, कैसे करें, है ना। ले देखे निकाला फिर, है ना। तो इधर देखो, तो 2011-12 से 2019-20 में राज्य को कर राजस्व में औसत वृद्धि 14% की हुई थी, ध्यान रखना। अब तक का अगर देखा जाए 10 साल। ऐसे ही अगला पॉइंट देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश, अभी जो पढ़े हैं कि स्वयं का कर सबसे बड़ा स्रोत है राजस्व का, लगभग इसका जो है योगदान या अंश या हिस्सेदारी 51% अनुमानित है। जैसे राज्य को जो भी पैसा मिलता है उसमें से 51% जो पैसा है वो किससे मिलता है? राज्य के स्वयं के कर से। मान लो मेरे को पूरा पैसा इधर उधर से 100 रुपये मिल रहा है, वैसे सरकार को मिल रहा है 100 रुपये, उस 100 रुपये में से 51 रुपये खुद का है, खुद के कर का। ये बोलना चाह रहा है ये लाइन, समझ में आया? 51%। कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 63% अनुमानित है। अब कुल राजस्व प्राप्तियों में, ठीक है, करों में जो है 51% है, लेकिन कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान कितना है? लगभग 63% है। कुल मिला के याद रखना कि राज्य के स्वयं का कर का जो योगदान है वो सर्वाधिक है, आपको ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देखा जाए तो 51% और कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 63। तो एग्जाम में आएगा कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर का प्रतिशत कितना था? कितना? 63। अगला, यहाँ पर देखो, है ना। अब यहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। कर राजस्व, हमको जो है पूरा पैसा कर राजस्व से कितना मिला? यहाँ पर लगभग 56,823 करोड़, इतना पैसा हमको प्राप्त हुआ कर राजस्व। ठीक है, जिसका प्रतिशत देखा जाए कुल पैसे में कितना है? 63%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। प्रतिशत कितना है? 63% कर राजस्व से, टैक्स रेवेन्यू से। अब इस टैक्स रेवेन्यू को तोड़ते हैं अलग अलग। केंद्रीय करों से लगभग 9%, गैर कर राजस्व से लगभग 0.6%, और स्वयं के करों से ध्यान देना लगभग 29,000 करोड़। तो यहाँ पर देखिए कर राजस्व में जो है 3 तरीके, इसमें केंद्रीय कर है ना, स्वयं के कर और गैर कर राजस्व। इसमें वृद्धि दर देखा गया है, तो वृद्धि दर देखो किसमें सबसे ज़्यादा है? वृद्धि दर है ना, हिस्सेदारी नहीं है। यहाँ पर क्या है? वृद्धि दर। केंद्रीय कर में ज़्यादा वृद्धि दिख रहा है आप लोग को। तो कर राजस्व में वृद्धि दर अगर बात करें तो किसका वृद्धि दर सबसे ज़्यादा दिख रहा है? केंद्रीय कर का। सबसे कम गैर कर राजस्व, और स्वयं के करों से इसमें जो वृद्धि दर है ये लगभग 5%। ये अंश नहीं है ना, ये जो है अंश अलग होता है, हिस्सेदारी नहीं है। ये क्या है? वृद्धि दर। वृद्धि दर अलग होता है, हिस्सेदारी अलग होता है। आया समझ में? दोनों चीज़ों को समझना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कर राजस्व में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस में देखा गया? केंद्रीय करों में, कि स्वयं के कर में, कि गैर कर राजस्व में? क्या बोलोगे? सवाल मैं पूछूंगा कि कर राजस्व में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर, कर राजस्व में सर्वाधिक वृद्धि दर किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? केंद्रीय कर में, कि गैर कर राजस्व में, कि स्वयं के कर में? तो आपको बोलना है केंद्रीय कर। लगभग 9.8, लगभग 10% के आसपास।
चले अब आते हैं बजट। पिछला जो बजट था इसके बारे में खास बात, जैसे इस साल फिर बजट पेश होगा, नए सीएम के साथ बजट पेश होगा, है ना। पिछले बार बजट पेश किया गया भूतपूर्व मुख्यमंत्री, है ना, आपके चहेते काका, है ना, भूपेश बघेल, तो उनका आखिरी बजट था कहना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो 22-23 में जब उन्होंने बजट सुनाया तो कुल प्राप्तियाँ मतलब होता है जितना भी पैसा हमको मिलेगा उनका पूरा पैसा के बारे में जानकारी है ना, कुल प्राप्तियाँ सब चीज़ मिला के, तो कुल प्राप्तियाँ लगभग छत्तीसगढ़ को देख लो राशि, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,04,000 करोड़ में बोलना है, ठीक है, 1,04,000 करोड़। डायरेक्ट यही अपने आप में एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ सरकार को या छत्तीसगढ़ को जो है कुल प्राप्तियां 2022-23 के बजट के अनुसार कितने रुपए अनुमानित हैं। बजट का मतलब होता है अनुमान, ठीक है। वित्तीय लेखा जो करते हैं साल भर उसका अनुमान नहीं, राशि कितना प्राप्त हुआ है, होगा 1,04,000 करोड़। तो ये डेटा को देखे रहो कम से कम 1,04,000 करोड़। इसको अगर देखा जाए दो भागों में बांटना, फिर राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां मतलब जैसे कि आप लोग ध्यान रखना, जिसे आप कल के दिन में कमाने लग जाओगे, आपके पास पैसे आने लग जाएगा। कल के दिन में आपको जो है एक तो गवर्नमेंट जॉब अगर लगता है तो पैसे कमाने का कई तरीका है। एक पैसा तो आपको मंथली मिलेगा, सरकारी नौकरी हो तो महीने का महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा, फिर आपने भविष्य में क्या किया कि आपने एक 8 ठो ज़मीन वगैरह खरीद के एक 8 ठो रेंट में मकान बना दिया या कॉम्प्लेक्स बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। या हाँ, मान लो, है ना, अभी तो जुच्छा हो तुम लोग, हाँ, अभी तो ठन पाल हो, ठीक है। कल के दिन में और पैसा आया तो आप क्या है, एक आध जगह पैसा को जमा करके एफडी करा दिए, है ना, या फिर किसी को उधारी दे दिए, 1 लाख रुपए उधारी दे, वो आपको क्या है ब्याज देगा, है कि नहीं। तो हम पैसे को दो तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो हाँ, इनकम का जो स्रोत है महीने का महीना आ रहा है सैलरी वाला। दूसरा इनकम क्या है हमारा, वो जो जमा किए हैं LIC हो गया, किसी को ब्याज दे दिए हैं, या वो ज़मीन खरीदे तो उसमें कॉम्प्लेक्स उठाया, उससे जो पैसा मिल रहा है, वैसे पैसा क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ। क्या होगा, हाँ, पूंजीगत प्राप्ति। खासकर वो LIC करते हैं ना, इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, वो सब किस में आता है, पूंजीगत। तो वैसे ही सरकार भी जो है कुछ पैसा को निवेश करती है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उससे जो पैसा मिलता है सालाना, उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत। है समझ में, कैसे पैसा, पूंजीगत। और ये जो है राजस्व प्राप्ति, ये डायरेक्ट पैसा है, सरकार को जो टैक्स के माध्यम से मिलता है, ये क्या है, राजस्व प्राप्ति है। तो आप बताओ सरकार को इन दोनों में से कौन सा पैसा ज़्यादा मिलेगा। आप अपने ऊपर लीजिए कि आप जो है किस में ज़्यादा पैसा पाओगे। अरे आप सेविंग से ही तो ये वाला मान लो करोगे, ये वाला काम, तो क्या पूरा पैसा लगा दोगे इसमें। आपको मान लो महीने का 10,000 मिलता है, तो 10,000 में 500, 1,000, 2,000 आप बचत में करोगे, उसका पूंजी में लगाओगे ना, बाकी पूरा निपट जाता है कि नहीं। तो वैसे ही सरकार को ज़्यादा पैसा किससे मिलेगा, इससे कि इससे, राजस्व से। तो इसीलिए देखो यहाँ पर राजस्व प्राप्तियाँ का जो पैसा है, लगभग देखो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 89,000 करोड़। और वहीं पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना हुआ है, 14,000 करोड़ लगभग। तो हमेशा ध्यान रखना, पूंजीगत प्राप्ति है सरकार को जो है कब मिलेगी, किसके कंपेयर में, राजस्व प्राप्ति है। तो छत्तीसगढ़ को कुल प्राप्तियों में 1 लाख में 89,000, इस 1 लाख में 89,000 किससे मिल रहा है, राजस्व से, प्राप्तियों से। और लगभग 1 लाख में से 14,000 किससे मिलेगा, पूंजीगत प्राप्ति से। बात समझ में आ रही है। तो इन चीज़ों का आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, या तो बजट पूछ देगा या फिर राजस्व प्राप्तियाँ कितनी अनुमानित है बजट के अनुसार से, और बजट के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी। अब ध्यान देखिए, इस राजस्व प्राप्तियों को, यह टैक्स रेवेन्यू है, इसको दो भागों में तोड़ना है। एक है आपका कर राजस्व और गैर कर राजस्व। है समझ में, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। राजस्व तो मिला एक टैक्स के रूप में, एक नॉन टैक्स दूसरी चीज़ों में, बिना टैक्स का भी पैसा मिलता है। कई सारी चीज़ ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमको जो है पैसा मिलता है गैर कर और राजस्व के नाम से। तो राजस्व प्राप्तियों में
कर राजस्व, अभी थोड़ी देर पढ़ रहे थे शुरू में जो स्टार्ट किया था ना, कर राजस्व बोला था वहाँ पर, ये वही है। कर राजस्व के रूप में लगभग 56,000, ये जो 89,000 है इसमें से 56,000 कर राजस्व में और लगभग गैर कर राजस्व में 32,000। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे, अगर ये राजस्व प्राप्ति का पैसा है, टैक्स मिल रहा है सरकार को, इस टैक्स में नॉन टैक्स से ज़्यादा पैसा मिलेगा कि टैक्स से ज़्यादा पैसा मिलेगा? टैक्स से ज़्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो इसीलिए जो है आप देखोगे राजस्व में जो है टैक्स का राशि 56,000, 89 में से 56,000 सीधा टैक्स मिला है और 89 में मात्र 32,000 करोड़ किसे मिला है? गैर कर राजस्व से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है वृद्धि, कर राजस्व में वृद्धि जो है, इसमें वृद्धि कंपेयर किया गया तो लगभग 7% और गैर कर राजस्व में वृद्धि जो है कितना? 3%। ठीक है, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में आता है, पीएससी हो व्यापम, सर्वाधिक योगदान, सबसे ज़्यादा पैसा कर राजस्व किस क्षेत्र से मिलता है? तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व से मिलता है, 51%। इसको जीवन भर याद रखना, जब भी पढ़ोगे, जब भी दिलाओगे। आंकड़े तो चेंज होते रहेंगे लेकिन ये जो जानकारी ही चेंज नहीं होगा कि सर्वाधिक योगदान सरकार को जो देता है कहाँ से मिलता है पैसा? कर राजस्व में। वो भी कौन सा कर राजस्व? स्वयं का कर राजस्व, सेंट्रल का नहीं, स्टेट का। ओके, जैसे कि उदाहरण में आप देखोगे इसमें शामिल है निगम कर। निगम जो कर लगाता है, जैसे आप रायपुर नगर निगम में रहते हो, आपके पास रायपुर नगर में घर है, दुकान है, तो वहाँ दुनिया भर के टैक्स वसूलते हैं, लेते ही नहीं लेते? वहाँ पे मान लो आपका दुकान धंधा व्यवसाय है तो दुनिया भर के टैक्स लेंगे। एक बार घर बस बनाना है रायपुर जैसे शहर में, दुनिया भर के जो है टैक्स लेते हैं भाई। गांव में घर बना दो, महल बना दो, कोई नहीं पूछता, कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन शहर में ठो पान ठिलक भी बनाओगे ना दुकान, वो दुनिया भर का टैक्स वसूलते हैं। वहाँ अस्तस घर नहीं बना सकते, वहाँ कोई भी दुकान अस्तस नहीं खोल सकते, नगर निगमों में खासकर। तो वो सब दुनिया, हाँ बहुत सारे परमिशन है, वो सारे परमिशन अप्रूवल के लिए जो है पैसे लगते हैं। तो ये निगम कर हो गया। आयकर, जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, तो इनकम से ज़्यादा, अगर एक नियम जानते हो ना, आयकर का स्लैब है, इतना लाख है कमाई होगा तो इतना टैक्स लगेगा, इतना लाख कमाई होगा सालाना तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, वो आयकर है। उत्पाद शुल्क, जैसे कि चीज़ों का निर्माण होता है फैक्ट्री में तो उन पर भी क्या लगता है? टैक्स लगता है। सेवा शुल्क, सेवा शुल्क जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, सर्विस टैक्स उसमें लगता है 1-2 रुपये, पता नहीं चलता है। 249 रुपये वाला रिचार्ज कराते हो, उसमें 4-5 रुपये 10 रुपये सेवा शुल्क है ना, हाँ लगता है। ठीक है, तो यहाँ तो 2.5 करोड़ जनता है कि नहीं? 2.5 करोड़ जनता में लगभग 2 करोड़ पास मोबाइल है, और उसको गुणा कर दो हर महीने 3-4 रुपये से, कितना हो गया? है कि नहीं? मोबाइल में है। तो ऐसा टाइप से कई सारे शुल्क हैं। ये शुल्क जो है सरकार द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा, जिनसे जो है डायरेक्ट क्या मिलता है? कर राजस्व, या है ना, ध्यान रखना। और आपका जो गैर कर राजस्व है, गैर कर राजस्व में आप देखोगे तो ब्याज प्राप्ति, आप किसी को पैसा दिए, वही बताया ना, ब्याज प्राप्ति। इसमें देखोगे गैर कर राजस्व, ब्याज प्राप्ति, लाभांश या अनुदान, सब्सिडी वगैरह जो मिलता है, तो इनका जो है प्रतिशत काफ़ी कम है। वृद्धि जो है गैर कर राजस्व का 3%, कर राजस्व का ये। तो ये वाला जानकारी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक योगदान किसका है? यहाँ पर देखोगे ये कहीं ना कहीं आपका जो ये पैसा है राजस्व प्राप्ति, ये कुल आय है। आपका क्या है? कुल आय। हमको जो है 2022-23 में इतना पैसा मिला, 89,000 करोड़, किससे? राजस्व प्राप्ति से। और लगभग 14,000 करोड़ किससे मिला? पूंजीगत प्राप्तियों से। अब देखते हैं आय के बाद व्यय। बजट में क्या होता है? हमेशा याद रखना, 2 चीज़ों की जानकारी मिलती है, एक आय का और एक व्यय का। आय मतलब आया, व्यय मतलब गया, है ना, या खर्च का। तो यहाँ पर देखते हैं कुल खर्च। तो देखिए यहाँ पर ये भी 2 प्रकार का होता है कुल व्यय, एक होता है राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत व्यय। जैसे सेम अभी पढ़े हो कुल आय, तो कुल आय में वो 2 प्रकार का आय होता है, एक राजस्व आय और एक पूंजीगत आय। वैसे ही व्यय भी 2 प्रकार का होता है, व्यय भी 2 प्रकार, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। सेम ना, ध्यान रखना। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, आप दिमाग लगाइए
कि दोनों में से जो खर्चा होगा किस टाइप का खर्चा ज़्यादा होगा, पूंजीगत व्यय ज़्यादा होगा कि राजस्व व्यय ज़्यादा होगा? क्या ज़्यादा व्यय होगा? पूंजीगत व्यय ज़्यादा होगा। आपको जैसे 100 रुपये 1000 रुपये तनख्वाह मिलेगा, आप खर्चा किस में करोगे? पूंजी में ज़्यादा खर्चा करोगे? अरे खाने पीने ये दुनियादारी में ज़्यादा खर्चा होता है, दुनिया भर पहनना ओढ़ना दिखावा ढोंगड़ा सरा में। हाँ, दैनिक जीवन में सेविंग करते हैं कि ज़्यादा लोग कर पाते हैं क्या? 10,000 सैलरी में स्वास्थ्य वास्थ्य शिक्षा विक्षा के लिए खर्चा होता ही नहीं होता है। तो आपका व्यय जो है ज़्यादा व्यय किस में करोगे? इस टाइप में ज़्यादा व्यय करोगे, राजस्व मतलब। बाकी पूंजीगत व्यय सेविंग वाला व्यय टाइप कम करोगे। मान लो सोना चांदी ले लिए, वो क्या है? पूंजीगत व्यय हो गया, है कि नहीं? तो क्या हर महीना सोना चांदी लोगे? इतना पैसा कमाते हो क्या? मतलब कोई भी आदमी हो, है कि नहीं? तो सरकार भी जो है खर्चा जो है किस में करेगी? इसमें करेगी ज़्यादा, इसमें कम करेगी। ये पैसा काम का है, ये जीवन में काम आता है, ये काम आएगा क्या? खत्म, एक बार उड़े मतलब खत्म। तो पूंजीगत व्यय देख रहे हो, 15,000 कुछ दिख रहा है यहाँ पर, करोड़ है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख, 1,51,000 करोड़। यहाँ पर राजस्व करोड़ देखो, राजस्व व्यय इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कुछ गलत टाइप हो गया ना। हाँ, वो जीरो बढ़ा दो ना, हटा दो। हाँ, लंदर फंदर टाइप कर दिए, तो ध्यान रखना ना। तो राजस्व व्यय ज़्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखना, पूंजीगत व्यय कम होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, व्यय में खर्चे में जो है राजस्व व्यय में दो टाइप के खर्चे होते हैं। एक होता है योजनागत व्यय और दूसरा होता है, अरे ये लोग है ना, योजनागत गैर योजनागत व्यय लिखना है ना। यहाँ पर क्या लिखना है? गैर योजनागत। एक योजनागत व्यय और दूसरा क्या हुआ? गैर योजनागत व्यय। तो ध्यान रखेंगे योजनागत व्यय में जैसे कि कई सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार कई सारी योजनाएं बनाती है। जैसे अभी भूपेश बघेल के समय में नरवा गुरुआ योजना था, बेरोजगारी भत्ता वाला योजना था। अभी नई सरकार आई है तो फिर महतारी वंदन योजना, ठीक है। ऐसी कई सारी योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं को चलाने के लिए पैसा चाहिए रहता कि नहीं रहता? बता, योजना चलाने के लिए फोकट में चल जाएगा? आप जैसे बेरोजगारों का अगर मेरे को महीना भत्ता देना है 2,500, तो फोकट में हो जाएगा क्या? पैसा देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसी को कैसे व्यय बोलते हैं? योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय में कई सारी योजनाएं हैं, साक्षरता संबंधी, गरीबी मिटाने संबंधी, गरीबी उन्मूलन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, दुनिया भर की योजनाएं हैं। उन योजनाओं के लिए व्यय करना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, राजस्व व्यय में एक हिस्सा कहलाता है योजनागत व्यय और दूसरा है गैर योजनागत व्यय। ब्याज अदायगी, जैसे सरकार देखना उधारी बाड़ी लेता है, केंद्र सरकार से पैसा लेगा या वर्ल्ड बैंक से पैसा लेगा। अभी जानते हो जैसे ही सहाय सरकार बनी, 1,000 के इतना करोड़ जो है लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक के पास भी गया है पैसा लेने के लिए, केंद्र सरकार के पास भी पैसा मांगे, उधारी बाड़ी दे दिए रहो करके, ठीक है। हाँ, अभी छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कम से कम 60,000 करोड़ का कुछ उधारी बाड़ी का है ना। मैं देख रहा था, दिमाग में डेटा याद नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही अब उसका अब पैसा लेगा उधारी, तो वो फोकट में थोड़ी लेगा उधारी, सरकार देगा भी तो कैसे देगा? ब्याज में देगा पैसा। किस में देगा? ब्याज में देगा। तो उस सरकार को ब्याज देना पड़ता है। तो ये ब्याज अदायगी में जो है हम पैसा खर्चा करते हैं। तो राज्य सरकार पैसा लेती है, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले, चाहे केंद्र सरकार से ले, या कोई बड़े बड़े उद्योगपति से ले, या कहीं से भी ले। अगर पैसा ले रहा है तो बदले में उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज अदायगी भी एक खर्चा है, कहना चाहिए। अगर मान लो आप घर में शादी हो रहा है, ठीक है, कोई बड़ा काम हो रहा है, तो आप पैसे कहीं से लोगे या घर वर बना रहे हो, तो सामने वाला पैसा फोकट में देगा क्या आपको? आप बैंक से भी लोन लोगे, वो पैसा लोगे बैंक से, तो फोकट में देगा क्या आपको? बदले में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। हर महीना कटेगा आपके सैलरी से। तो वो महीना हर महीना कट रहा है, वो खर्चा है कि नहीं बताओ? वो भी क्या है? व्यय है कि नहीं बताओ? खर्चा है ना। तो ऐसे यहाँ पर गैर योजनागत व्यय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? गैर योजनागत। योजनागत मतलब सिंपल योजनाओं पे ऊपर लगने वाला खर्च है। और गैर योजनागत में जैसे कि ब्याज अदायगी, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी देती है सरकार, कहीं तो छूट देता है। उज्ज्वला योजना में गैस भराने के लिए छूट दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो ये सब सब्सिडी के चक्कर में पैसा खर्चा होता है। प्रतिरक्षा सेवा, सेवा सुरक्षा, जैसे कि हमारा ये पुलिस
सेवा है, आर्मी जैसे है, हालांकि राज्य सरकार में आर्मी नहीं आता, ठीक है, लेकिन पुलिस सेवा है, ये सब इनमें कितने पैसा खर्चा होता है। छत्तीसगढ़ तो नक्सली राज्य है, पुलिस सेवा में बहुत ही खर्चा होता है, तो ये सब आता है। आपातकालीन सेवा, मान लो बाढ़ वाड़ आ गया, दुनियादारी आ गया, तो आपातकालीन खर्चा। तो ये आपातकालीन खर्चा, आपातकालीन चीज़ों में लगने वाले खर्च, रक्षा में, सेवा में लगने वाले खर्च, ब्याज अदायगी में होने वाले खर्च, सब्सिडी में होने वाले खर्च, इसको बोलते हैं गैर योजना का। और जो योजनाएं हैं खास जो आप जो सुनते हो आए दिन, उन योजनाओं में होने वाले खर्चों को बोलते हैं योजनागत। तो राजस्व व्यय जो हमको पैसा मिलता है, उसमें व्यय हम दो तरीके से करते हैं, एक योजनागत और एक गैर योजनागत। आप भी ऐसे अपने जीवन में करते हो, दो तरीके से खर्चा करते हो, एक योजनागत, एक गैर योजनागत। अचानक भयानक बर्थडे पार्टी में चले गए किसी के, है ना, तो गिफ्ट दे दिए मनमाने, या फिर अचानक भैया कहीं घूमने फिरने चले गए, वो क्या है, गैर योजनागत। लेकिन आप कहीं कोई चीज़ कर रहे हो, बच्चे का फीस दे रहे हो, वो फिक्स है, दूध ले रहे हो महीने का फिक्स है, घर में किराए में रह रहे हो तो महीना का देना फिक्स है कि नहीं, तो क्या योजनागत व्यय है। और उटपुटांग खर्चा कर दिए, है ना, दिवाली त्योहार आ रहा है, मनमाने फटाखा ले लिए, है नहीं, वो कुछ भी इस टाइप की चीज़ें क्या है, गैर योजनागत। तो ऐसे ही राज्य सरकार भी व्यय करेगा, दो तरीके से करेगा भाई, योजनागत करेगा और गैर योजनागत करेगा। तो समझना है कि गैर योजनागत में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो ये सारे आते हैं इसमें, ब्याज अदायगी, सब्सिडी वगैरह। समझ में आ रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत? तो ये हो गया, आप लोग को इतना बस जानना है व्यय, राजस्व व्यय। एक बार मैं रीजन करा देता हूँ फटाक से। देखो हम लोग पढ़े लोक वित्त। लोक वित्त मतलब, इसको इंग्लिश बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, सरकार को मिलने वाला पैसा। वित्त मतलब क्या होता है, पैसा, फाइनेंस। तो पैसा जो मिलता है हमको, जो है यहाँ पर देखेंगे टैक्स से ज़्यादा मिलता है कर राजस्व। तो कर राजस्व जो हमको मिला था पिछले बार 2022-23 में 56,000 करोड़। इसका लगभग देखा जाए राजस्व प्राप्तियों में, आपका जो राजस्व प्राप्ति, जैसे कि ये वाला प्राप्ति है ना, ये शुरुआत में देखिए ये तो कुल बजट है पैसा इतना, इसमें राजस्व प्राप्ति और एक तरफ क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। पैसा दो तरीके से प्राप्त होगा, एक राजस्व प्राप्ति कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति मतलब जैसे हम कुछ LIC वाईसी में दुनिया भर किए हैं, उस टाइप का पूंजीगत आय है कि नहीं। और दूसरा क्या है, राजस्व। मैंने इसको समझा सैलरी जैसे आता है महीने का, ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिसीव है, ये क्या है कहना चाहिए, पूंजीगत वाला रिसीव है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है, तो वो पढ़ाऊंगा फिर इसी में खो जाऊंगा, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सीधा इसी समझा दे रहा हूँ सरल भाषा में। तो कुल प्राप्तियाँ अगर देखा जाए तो सरकार को बजट में कितना मिला, 1 लाख करोड़, है ना, इसको 1,40,000 करोड़। इसमें अगर देखा जाए राजस्व प्राप्तियाँ 89,000 और पूंजीगत प्राप्तियाँ 14,000। राजस्व प्राप्तियों भी अगर जाके देखें घुस के, तो इसमें जो है कर और गैर कर, कर से ज़्यादा मिलेगा कि गैर कर से ज़्यादा मिलेगा, कर से ज़्यादा मिलेगा। तो कर से लगभग 56,000 करोड़ इसमें का, और लगभग इसमें का 32,000 करोड़ गैर कर। तो ये आंकड़ा याद रखना, एकदम डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट पूछता है। इनमें अगर वृद्धि दर देखा जाए, अब हर साल मिलता है कर, मिलता ही नहीं मिलता हर साल कर, पिछले साल से कंपेयर किए होंगे तो 7% बढ़ा होगा, इसको पिछले साल से कंपेयर किए होंगे 3% बढ़ा है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, सर्वाधिक योगदान जो है राज्य का स्वयं का कर राजस्व से सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, लगभग 51% डायरेक्ट आएगा, है ना। कुल व्यय, खर्चे की बात करें तो खर्चा भी दो तरीके से करेंगे, एक खर्चा कहलाएगा पूंजीगत व्यय, तो दूसरा खर्चा कहलाएगा राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है, लेकिन राजस्व व्यय आए दिन होते रहता है। तो एक योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय, ठीक है। गैर योजनागत में ब्याज अदायगी आएगा, सब्सिडी, प्रतिरक्षा सेवा, आपातकालीन सेवा। वहीं योजनागत में कई सारे योजनाएं, है ना, जैसे कि साक्षरता संबंधी, गरीबी उन्मूलन संबंधी। तो ये 4-5 आंकड़े बस इसको याद रखना है, बाकी नहीं। ये वाला याद रखना, जो राजस्व कर प्राप्त हुआ है, कर राजस्व, इसमें से केंद्रीय कर से कितना, गैर कर राजस्व से कितना, स्वयं के कर से कितना, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे स्वयं के कर से ज़्यादा मिला है 29,000 करोड़, और केंद्रीय कर से कितना मिला, लगभग 27,000 करोड़, ठीक है। और गैर कर राजस्व कितना मिला है, 16,000 करोड़। इस तरीके से वृद्धि दर देखोगे तो सबसे ज़्यादा केंद्रीय कर में वृद्धि देखा गया है, स्वयं के कर में वृद्धि दर कम देखा गया है।
चलिए, तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। इसमें कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट कर लेंगे ऑनलाइन वाले।